तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 3x3। हाउ टू सॉल्व 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 पे ऑफ मैट्रिक्स विदाउट सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट होने के बाद तो कोई इश्यू ही नहीं रहता है और आपका डोमिनेंस भी इसमें वर्क नहीं कर रहा है। तब उस केस में आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैट्रिक्स लिख देती हूँ मैं। ओके, ये आपकी 3x3 मैट्रिक्स है और आपको इसे सॉल्व करना है। ओके, ग्रिड बना देती हूँ मैं। इसे थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया है, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों किया। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले दो कॉन्जिक्यूटिव रो, ठीक है ना, यहाँ पे दिख रही है ना आपको ये दो रो, इनका डिफरेंस यहाँ लिखना है। 1 माइनस माइनस 1 दैट इज योर 2। आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? हम 3x3 पे ऑफ मैट्रिक्स को सोल्व कर रहे हैं। इसमें ना तो डोमिनेंस रूल लग सकता है ना इसका कोई सैडल पॉइंट है। दोनों ही केस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब कैसे सोल्व किया जाए? जैसे 2x2 को करते थे वैसे ही अब ये 3x3 मैट्रिक्स को सोल्व करना बता रही हूँ। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का डिफरेंस यही लिखना है, ठीक है। फिर इन दोनों का डिफरेंस भी यही लिखना है, दैट इज 0। फिर इन दोनों का डिफरेंस, ये शॉर्टकट है और इसका जो अलजेब्रिक मेथड है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। आप जानना चाहेंगे तो कि अलजेब्रिक मेथड ये आया कहाँ से, ये सब क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है। ये इक्वेशन को सॉल्व भी कर रहे हैं हम, कुछ इक्वेशन से उनको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ अलग मेथड है। तो -1 को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 0, -1 -2 दैट इज -3। ठीक है, क्या करना है? फर्स्ट रो माइनस सेकेंड, मैं यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट कॉलम C1 - C2। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? C2 - C3, C2 - C3, C2 - C3 करेंगे तो आपको मिलेगा 0 -4 एंड 3। ठीक है ना, -1 -1 0 -1 -3 -4 2 -1 2 -1 दैट इज +3। तो ये आपने कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? R1 माइनस R2, रो 1 में से रो 2 और रो 2 में से रो 3, इनको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, और इसको फिर हम यहाँ लिख लेते हैं। ओके, तो ये जो डिफरेंस रहेगा 1 -1, आप ये डिफरेंस निकालिए, ये क्या आएगा? 1 -1 दैट इज +2 दैट इज 0 -1 -3 -4। इसी तरह से इसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0 एंड -3 एंड देन 4। ओके, ये दोनों डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, ये 3x3 मैट्रिक्स है तो थोड़ा तो अलग रहेगा ही, और आपने जो पहले मेथड किया उसके तरीके से नहीं होगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको ऑर्डमेंट्स निकालने हैं। ठीक है, ऑर्डमेंट्स फॉर A1। यहाँ A1 क्या है? ये आपका A है और ये आपका A1 A2 A3। ठीक है, ताकि कोई इश्यू नहीं हो कि आप किसके लिए निकाल रहे हैं। इसी तरीके से ये B1 B2 B3, B की 3 स्ट्रेटेजी है और A की भी 3 स्ट्रेटेजी है। तो ऑर्डमेंट फॉर A1, ऑर्डमेंट फॉर A1 में आपको क्या करना है? जैसे आप मैट्रिक्स में करते आए थे, आपको जो रो A1 को बिलोंग करती है उसको हाइड कर देना है। ठीक है ना, आप इसको ढक दीजिए, ऐसे A1 की रो को ढक दीजिए। और फिर यहाँ देखिए ये जो आपको दिख रहा है, इसको इसे इसे एज ए डिटर्मिनेंट आप यहाँ लिख दीजिए, 0 -4 -3 एंड 3। ठीक है, अब इसका जो भी आंसर आ रहा है उसकी हमें पॉजिटिव वैल्यू में इंटरेस्ट है, पर आप निकालो तो निकाल लो। मतलब हम क्या निकाल रहे हैं? एक तरीके से इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं। कोफैक्टर निकाल रहे हैं जिस साइन ही आता है, बट जब हम यूज करेंगे तो उसको साइन को इग्नोर कर देंगे।
तो अभी तो आप लिख लीजिए जो भी आ रहा है आपका -12 आ रहा है। ओके, इसी तरीके से ये डिटरमिनेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। ऑर्डमेंट A2 के लिए जो ऑर्डमेंट है उसमें इस 0 - 4 रो को कवर कर लेंगे और आपके पास में क्या बचेगा, 2 0 -3 एंड 3, और इसकी वैल्यू यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्डमेंट फॉर A3, A3 में आपका 0 2 0 0 -4। ठीक है, इस लाइन को 3 3 को आपने कवर कर ली, -3 3 को, तो आपके जो बचा वो इसका डिटरमिनेंट बनेगा। यहाँ देखिए मैंने माइनस साइन यूज किया है, क्यों? क्योंकि आपका जो मिडिल होता है इनके साथ माइनस साइन आता है। ठीक है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स आप जब सॉल्व करते हो तो जो i प्लस जे अगर इवन आता है तो आपके साथ क्या आता है, माइनस साइन आता है यहाँ पे। इसी तरह से ऑर्डमेंट फॉर A3 भी कैलकुलेट कर लेंगे, और ऑर्डमेंट फॉर A3 की वैल्यू आपकी क्या आएगी, -8। ओके, अब यही काम आपको बी के लिए भी करना है। तो ऑर्डमेंट फॉर B1, B1 में आप क्या करेंगे, B1 कॉलम को हाइड कर देंगे। ठीक है ना, ये जो B1 कॉलम है इसको हाइड कर देंगे आप, और फिर जो बचा, ठीक है, मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए दिस वन, ये जो भी कुछ आपको दिख रहा है इसको यहाँ पे इसका ऑर्डमेंट कहेंगे। ठीक है, 0 -4 -3 एंड 4, और इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको मिलेगा -12। ओके, सो ये आपका प्रोसीजर रहेगा। इसी तरीके से आप B2 भी कैलकुलेट कर लेंगे, और B2 की वैल्यू आपके ऑर्डमेंट ऑफ B2 आ जाएगा -8, एंड B3 का ऑर्डमेंट आपके क्या आ जाएगा, -6। ठीक है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे, ओरल भी देख सकते हैं, एक एक कवर करके, और आप इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये सारे ऑर्डमेंट जो हैं इनको हम या तो यहीं लिख लीजिए या फिर एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे और उनमें इन ऑर्डमेंट्स को लिख लेंगे। ठीक है, इतना काम आपको पहले करना है, और फिर उसके बाद हम ऑर्डमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं। ऑर्डमेंट के बेसिस पे ही आपकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट होगी। तो मैं वापस से ये लिख बना रही हूँ मैट्रिक्स। क्वेश्चन जो है आपका 1 -1 -1 -1 -1 3 -1 2 -1। ओके, ये आपका मैट्रिक्स है, A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब इनके जो ऑर्डमेंट्स अपने अपने कैलकुलेट किए थे वो इनके सामने लिख देंगे, लेकिन विदाउट साइन। ठीक है, जो उनके पॉजिटिव नेगेटिव साइन है वो नहीं लिखने। A1 का ऑर्डमेंट A1 के सामने लिख दिया, ये हम क्या लिख रहे हैं, ऑर्डमेंट्स। ठीक है, 12 6 8, साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से B1 का भी 12 6 और 8 आ रहा है। इनका जो टोटल है वो यहाँ कर लेंगे, 12 6 8 का, दैट इज 26। ओके, तो अब प्रोबेबिलिटीज निकालने का तरीका वही जो पहले किया था हमने। ये क्या बनेगा, 12/26 प्रोबेबिलिटी बनेगी, इसकी 6/26, इसकी 8/26। इसी तरह से यहाँ पे भी 12/26 6/26 8/26। आप देख सकते हैं माइनस साइन हमने उस वहां भी इग्नोर किया था, यहाँ भी माइनस इग्नोर करेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, तो इस तरह से आपको जो है 12/26 की जगह क्या मिल जाएगा, 6/13, एंड दिस इज 3/13, दिस इज 4/13, और यहाँ आपका आ जाएगा 6/13 4/13 एंड 3/13। So these are the optimal strategies। ठीक है, अब आपका जो ए का
ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी बनेगा वो होगा आपका 6/13, 3/13, 4/13। इसी तरीके से बीज ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी ये भी आपका सेम ही आ रहा है 6/13, पर आप देखिए यहाँ 4/13 पहले है, 3/13 बाद में। ओके, ना वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम आपका रहेगा, आप इनको प्रोडक्ट कर दीजिए, जैसे प्रोडक्ट करते थे 12 को 1 से, 12 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1, ठीक है, प्लस 8 इंटू वो में से -1 है तो -8 ही आएगा, ठीक है। जो भी आपका फर्स्ट कॉलम था, फर्स्ट कॉलम को इससे प्रोडक्ट करके और हमने जो है कैलकुलेट कर लिया, डिवाइड बाय आपका क्या रहेगा 26, ठीक है। 12 प्लस 6 प्लस 8 दैट इज 26। तो फाइनल वैल्यू ऑफ गेम आपकी आ जाएगी -2/26 दैट इज इक्वल टू -1/30। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। 3x3 को बदल करने के लिए सबसे पहले जो आपके कॉलम्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो C1 C2 नाम नहीं देना चाहो, आप ये जो नाम है ये भी लिख सकते हो B1 माइनस B2। मैंने C कॉलम के लिए लिया है, अब आपको इश्यू हो सकता है कि ये C कहाँ से आ गया, ये बेसिकली B कोई मैंने कॉलम को C डिनोट किया है, और ये आपके बेसिकली क्या है, ओके। तो आपने क्या किया, B1 माइनस B2 यहाँ लिख दिया, B2 माइनस B3 यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से ये सारी कॉलम्स के लिए आपने कर लिया, और सारी रोज के लिए आपने उनका जो डिफरेंस है A1 माइनस A2 रोज को यहाँ लिख दिया, A2 माइनस A3 को नीचे लिख दिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, ये जो भी रिजल्ट आए हैं इनको एज ए मैट्रिक्स आपने काम में लिया। मैट्रिक्स में क्या करेंगे, हम जो A1 के करस्पॉन्डिंग रो है उसको हाइड कर देंगे, और जो नीचे वाला है इसे हम यहाँ लिख देंगे 0 -4 -3 -3। फिर डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लिया, जो रिजल्ट आया वो क्या बनाएगा, वो बनेगा A1 का ऑडमेंट। इसी तरह से A2 का ऑडमेंट, A3 का ऑडमेंट, और B1 का ऑडमेंट, B2 का ऑडमेंट और B3 का ऑडमेंट, ये सारे कैलकुलेट कर लिए। अब ये जो नंबर आ रहे हैं इनकी पॉजिटिव वैल्यू, इनकी पॉजिटिव वैल्यू आपने क्या की, यहाँ लिख ली, जो क्वेश्चन था उसके सामने लिख ली, ठीक है। क्वेश्चन के सामने लिख के फिर इसको आपने सिंप्लीफाई किया, ठीक है ना। आपने क्या किया, 12 6 8 यहाँ लिख दिया, 12 6 8 यहाँ लिख दिया, ये सब क्या थे, ऑडमेंट्स। अच्छा, मैंने यहाँ पे 8 आना चाहिए, ठीक है। इसका जो ऑडमेंट आया था वो क्या था, B2 का 8 था और B3 का 6 था, तो उसी के अकॉर्डिंग ये 4/13 आएगा और ये 3/13 आएगा, ठीक है। आप लोग साथ में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। 8/26 और इसका बन जाएगा आपका 4/13। इसी तरह से 6/26 का 3/13, और फिर हम एक की ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज और बी की ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व कर लेंगे। ये होता है 3x3 का शॉर्टकट, ठीक है ना। शॉर्टकट से हमने सॉल्व किया है। अब इसके पीछे जो इक्वेशंस होती है उन्हें मैं लिखवा देती हूँ, कि अगर अपने को इसी क्वेश्चन को एल्जेब्रिकली सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। वैसे तो यही मेथड बेस्ट रहता है, पर अगर आप इसकी अलजेब्रा, इसके पीछे कौन सा अलजेब्रा लग रही है वो देखना चाहें तो उसको मैं बता देती हूँ कि कौन सी अलजेब्रा इसके पीछे वर्क कर रही है, ओके। तो अब सेम क्वेश्चन को हम करने वाले हैं यूजिंग अलजेब्रा, ठीक है। वापस से मैं स्टार्ट करती हूँ। 1 -1 -1 -1 -1 2 -1 3 -1। अब इसकी प्रोबेबिलिटीज मान लेते हैं x1 x2 एंड x3, और इसकी प्रोबेबिलिटीज y1 y2 एंड y3। तो एक तो आपको चीज क्लियर है कि भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 आपका क्या आने वाला है, 1। टोटल प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज 1 रहती है। इसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 भी आपका 1 आने वाला है, ठीक है।
ये आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है। इन सब में मतलब ये तीन तीन स्ट्रेटेजी है जिनके बीच में आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। अब दूसरी चीज जो है वो एक्चुअली ये इसी को हम सॉल्यूशन मान रहे हैं, इसी में सॉल्यूशन आने वाला है। तो हम डायरेक्टली इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे? वैल्यू कैसे निकाली थी हमने? 1x1 माइनस 1x2 माइनस 1x3, ठीक है ना। हम क्या लिखेंगे? x1 माइनस x2 माइनस x3, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? वैल्यू ऑफ द गेम, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड कॉलम लेंगे और सेकंड कॉलम से आपका इक्वेशन बनेगी माइनस x1 माइनस x2 प्लस 2x3, इसकी भी वैल्यू क्या होनी चाहिए? v। इसी तरीके से थर्ड की बनेगी माइनस x1 प्लस 3x2 माइनस x3 इज इक्वल टू v, ठीक है। तो ये आपकी 4 इक्वेशंस हो गई। सिमिलरली हम y के लिए लिखेंगे, y में हम रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रो से मल्टीप्लाई करने से y1 माइनस y2 माइनस y3 शुड बी v। इसी तरीके से माइनस y1 माइनस y2 प्लस 3y3 इज इक्वल टू v, ठीक है। और फिर उसके बाद y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू, ये तो आप हमारी एक रह गई क्या? y1 माइनस y2 माइनस y3 भी आ गया। और ये मैंने सेकंड लिखी, अब मैं थर्ड लिख रही हूँ, माइनस y1 प्लस 2y2 एंड माइनस y3 इज इक्वल टू, ठीक है। माइनस y1 प्लस 2y2 माइनस y3 इज इक्वल टू v। तो ये इक्वेशंस आ गई हैं। अब आपको इनको सॉल्व करना है। तो जब हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको x1 x2 x3 v की टर्म्स में मिलेगा, और वो कुछ ऐसे मिलेगा। x1 की वैल्यू आएगी v1 प्लस v प्लस 1/2, x2 की वैल्यू आपको मिलेगी v प्लस 1/4, x3 की वैल्यू मिलेगी v प्लस 1/3, ठीक है। अब इन तीनों सॉल्यूशंस को आप जब फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है और ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, ये 6 7 8। तो आपने क्या किया? 3 4 5 को सॉल्व किया, आपको ये मिला। अब इसको आपने 1 में पुट कर दिया। तो 1 में पुट करने से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, इसकी x1 की वैल्यू मिल जाएगी आपका। सबसे पहले तो v1 प्लस 1 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, इन तीनों को ऐड करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको v मिल जाएगा, v1 v प्लस 1 v प्लस 1 v प्लस 1, ये कॉमन ले लीजिए। तो v प्लस 1 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। कौन सा? फर्स्ट से। तो v प्लस 1 की वैल्यू जो आपके आने वाली है वो आ जाएगी, आप इसका एलसीएम ले लेंगे 12 और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको v प्लस 1 की वैल्यू मिलने वाली है 12/13, ठीक है। 12 और ऊपर 13 आने वाला है। तो v की वैल्यू जो आपके है वो मिल जाएगी -1/13, ठीक है। सीधे वैल्यू ऑफ गेम आ जाएगी और फिर इनकी हेल्प से हम x1 x2 x3 निकाल लेंगे। x1 की वैल्यू आ जाएगी 6/13, ठीक है ना। v प्लस 1 अपॉन 2, v प्लस 1 क्या है? 12/3, 12/13, 12/13 में और अपॉन 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 6/13। इसी तरह से x2 12/13 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3/13, और x3 जो है वो v1 पर प्लस 3 है अपॉन 3 है। तो ये 12/13 में 3 से करेंगे तो 4/13 मिल जाएगा, ओके। तो ये x1 x2 x3 आ गए। इसी तरह से हम y1 y2 y3 भी निकाल लेंगे इनको सॉल्व करके। और इनको सॉल्व करके आपको y1 y2 y3 में भी इसी तरह का कुछ रिलेशन आएगा। y1 की वैल्यू आएगी v1 प्लस b प्लस 1/2, y2 की वैल्यू आएगी v प्लस 1/3, y3 की वैल्यू आएगी v प्लस 1/4, ठीक है। ये कहाँ से आया? 6 7 8, 6 7 8 से ये रिजल्ट आया। फिर इसको 2 को यूज किया, यूजिंग 2 को यूज किया आपको आपने, ठीक है। 2 को यूज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि v की वैल्यू तो आपको पता चल ही चुकी है, तो v की तो वही वैल्यू रहनी है। तो आप इसे डायरेक्टली इनको कैलकुलेट कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा y1 की वैल्यू 6/13, y2 की वैल्यू 4/13 एंड y3 की वैल्यू 3/13, ठीक है। तो इस तरह से करके आप एल्जेब्रिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो मेथड समझ में आए वो आप यूज कीजिए और इन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2 मेथड है आपको, इसमें तो आप दिखने में बड़ा है लेकिन ये इसमें
आसानी से हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करने में हो सकता है आपको कुछ गलती हो जाए कोएफिशिएंट्स मिलाने में करने में, तो यहाँ आपको कहीं कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है। और अगर आप चाहो तो फिर आप एल्जेब्रिक मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल 2 प्रोसीजर रहेंगे। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अब आप लोग ट्राई कीजिए, आपको फर्स्ट मेथड आई थिंक ज्यादा अच्छा लगा होगा, अगर इक्वेशन सॉल्व करने में आपको दिक्कत आती है तो। पेपर में आप कोई भी मेथड कर सकते हैं, ठीक है, कोई मना नहीं है, आपको जो मेथड पसंद, हाँ स्पेशली आपसे लिखा जाए कि एल्जेब्रिकली सॉल्व करो, तब आपको ये एल्जेब्रिकली मेथड, ये कौन सा मेथड है, दिस इज एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिक मेथड टू सॉल्व 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स इन गेम थ्योरी, ठीक है। अगर आपको एल्जेब्रिकली कहा जाए तब आपको इससे करना है, और नहीं कहा जाए तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, दोनों मेथड अलाउड है, इससे भी कर सकते हो और आप इससे भी कर सकते हो। ये तो फर्स्ट पेज था और फिर ये इसका सेकंड पेज था। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं आपसे पूछने वाली हूँ एक क्वेश्चन और आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ 7 - 1 है, ठीक है। ये आपका सिंपली 1 है, ओके। 7 1 7 9 - 1 1 5 7 6। अब आप इसको ट्राई कीजिए, देखिए आपको कहाँ आपके क्या आते हैं ऑर्डमेंट्स वगैरह। एक ऑर्डमेंट पहले कैलकुलेट करके बता दीजिए फर्स्ट, और देखिए आपको पूरा सब्ट्रैक्शन तो करना ही पड़ेगा, उसी के बाद आपका जो है ऑर्डमेंट्स कैलकुलेट होंगे। पहले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आंसर आते हैं यहाँ पे मैं स्पेस बना के इसमें बढ़िया से लिख लीजिए, और फिर उसके बाद आप मुझे A1 कैलकुलेट करके दिखाइए, ठीक है। अब आप मान के चलिए कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि लगभग यही क्वेश्चन हर बुक में रहता है।